भाई लोग, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एंशिएंट ट्री और अफ्रीका के सारे एनिमल्स, खास करके उन बारबेरियंस के बीच एक भयानक जंग शुरू हो चुकी थी। उन लोगों ने ट्री पर एक मैसिव फायर वेव से अटैक किया था, ये सोचकर कि आखिर में वो एक पेड़ ही तो है, आग में जल जाएगा। लेकिन अफसोस, उसे कुछ नहीं हुआ था। फिर बारबेरियन किंग ने सीधा एंशिएंट ट्री के क्लोन के सामने आया था। एंशिएंट ट्री ने सवाल किया था, डार्कनेस के साथ फाइट के टाइम तुम लोग कहाँ थे? बारबेरियन किंग हंसते हुए बोला था कि बाहरी दुनिया में क्या हुआ उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने उसे ह्वाशियाज एंशिएंट ट्री कहा था। तब एंशिएंट ट्री ने एक ठंडी आवाज में कहा था, ये जानते हुए भी कि मैं कौन हूं, तुम मुझसे लड़ने आए हो? तो अब जो होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और फिर शुरू हुई थी एक खतरनाक फाइट। बारबेरियन किंग ने अपना विशाल गदा उठाया और एक ही बार में एंशिएंट ट्री के ह्यूमनॉइड फॉर्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। किंग ये देखकर बहुत खुश हो गया था, लेकिन लास्ट में एंशिएंट ट्री ने अपनी रियल बॉडी से गुस्से में कहा था, यहां आ, अब मैं तुझे दिखाता हूं कि असली पावर किसे कहते हैं। और भाई लोग, पिछला पार्ट यहीं एंड हुआ था और इस पार्ट में ऐसी खतरनाक फाइट होगी जो दिमाग हिला देगी, तो वीडियो को पूरा देखना। बारबेरियन किंग किसी भूखे शेर की तरह आगे बढ़ा। उसकी आंखें अंधेरे में हेडलाइट्स की तरह चमक रही थीं। उसने अपने उस भारी भरकम कीलों वाले गधे को पूरी ताकत से जकड़ रखा था। लेकिन तभी अचानक धुंध को चीरता हुआ एक मिस्ट बीस्ट उसके सामने खड़ा हो गया। वो इतना विशाल था जैसे कोई चलती फिरती ऊंची बिल्डिंग। राजा को मजबूरन अपने कदम रोकने पड़े। उस जीव से निकलने वाली रूहानी ताकत इतनी खौफनाक थी कि हवा भी रुक गई थी। पलक झपकते ही उस म्यूटेंट जीव ने हवा को चीरते हुए एक जबरदस्त मुक्का जड़ा। बारबेरियन किंग ने फुर्ती से छलांग लगाई, लेकिन वो अभी संभल भी नहीं पाया था कि उसी दाएं हाथ से दूसरा मुक्का बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ आया। रफ्तार इतनी तेज थी कि राजा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने मजबूरन अपने गधे को ढाल की तरह आगे कर दिया। बूम! टक्कर इतनी भीषण थी कि राजा का पूरा शरीर कांप उठा। एक ऐसी शॉकिंग फोर्स उसके जिस्म से गुजरी कि उसका वो गर्व, उसका वो कीमती गधा उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। उसकी सारी हेकड़ी एक ही झटके में हवा हो गई। उधर मास्टर बड़े गौर से इस सब का जायजा ले रहे थे। उनके लिए ये एक सुनहरा मौका था अपने इन मिस्ट बीस्ट्स की ताकत को परखने का, जो अभी अभी 5th ऑर्डर पर पहुंचे थे। हालांकि मास्टर को थोड़ी मायूसी हुई। इन जीवों की ताकत बाहरी दुनिया के 4th ऑर्डर के जानवरों के बराबर ही लग रही थी। उनकी उम्मीदें थोड़ी और ज्यादा थीं। खैर, मास्टर ने खेल को और दिलचस्प बनाने के लिए एक और मिस्ट जनरल को समन किया, एक खूंखार कैंगरू। अब बारबेरियन किंग के सामने दो दो काल खड़े थे। राजा हक्का बक्का रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये राक्षस अचानक शून्य से कहां से पैदा हो रहे हैं। उसे अब धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि उसने किस मुसीबत को दावत दी है। बारबेरियन किंग अब समझ चुका था कि इन धुंध के राक्षसों को मारना नामुमकिन है। ये जिंदा जीव नहीं, बल्कि रूहानी साए थे जो बार बार जी उठते। उन्हें खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, पूरी ताकत से जड़ पर वार करना। उसने अपनी रूहानी ताकत को समेटा और उसका पूरा शरीर एक खूनी ऑरा से दहक उठा। अचानक शून्य से एक विशाल शेर का सिर प्रकट हुआ और उसके ठीक बगल में एक भीमकाय हाथी का साया। मास्टर भी ये देखकर हैरान रह गए। दो दो सूसू! यहां तक कि शाओलिंग को भी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मास्टर के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ी थी, पर इस जंगली राजा ने इसे कुदरती तौर पर हासिल कर लिया था। राजा दहाड़ा, मेरे कबीले की ये पवित्र रूहें तुम्हें मिट्टी में मिला देंगी। उधर मैदान में जंगली योद्धाओं का जज्बा देखने लायक था। धुंध और घात लगाकर किए गए हमलों के बावजूद वे डरे नहीं। जैसे ही उन्हें दुश्मन दिखा, वे पागलों की तरह टूट पड़े। मिस्टी माउंटेन के विंड वुल्फ्स ने अपनी डरावनी चीखों से जंग का ऐलान किया, लेकिन इन योद्धाओं ने पलक झपकते ही भेड़ियों की गर्दनें अपनी मुट्ठियों में जकड़ लीं। पर भाई, वे एक बड़ी बात भूल गए। मिस्टी माउंटेन की फौज लहरों की तरह आती है, एक खत्म तो दूसरी तैयार। तभी अचानक पीछे से एक बर्फीले सफेद आइस ड्रैगन का सिर निकला। उसने अपनी जानलेवा बर्फीली सांसें छोड़नी शुरू की। नीचे खड़े योद्धाओं को संभलने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते वे सब बर्फ के बेजान पुतलों में तब्दील हो गए। सन्नाटा छा ही गया था। तभी आसमान को चीरती हुई एक क्रेसेंट शेप्ड एनर्जी ब्लेड बिजली की रफ्तार से आई।
आइस ड्रैगन की आंखें फटी की फटी रह गईं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बूम! एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसने पूरी घाटी को हिलाकर रख दिया। वो हमला इतना सटीक और इतनी दूर से किया गया था कि आइस ड्रैगन की नजरों से भी ओझल था। हमलावर और कोई नहीं, वही बारबेरियन प्रीस्ट था। उसने मास्टर की ही धुंध का फायदा उठाकर एक जबरदस्त लॉन्ग रेंज स्ट्राइक की थी। लेकिन भाई, ये ड्रैगन भी कोई मामूली जीव नहीं था। ये अपने एवोल्यूशन के शिखर पर था। धुंध को चीरते हुए आइस ड्रैगन बाहर निकला। उसके मुंह में एक खौफनाक आइस स्फीयर चमक रहा था। ये उसकी इन्फिनिट आइस सोल तकनीक का करिश्मा था। दूसरी तरफ पुजारी भी पूरी तरह शांत था। उसने अपनी जादुई मुद्राएं बनाईं और अपने चारों ओर एक सोलर ऑरा पैदा कर लिया। अब मैदान एक तरफ जलती हुई धूप और दूसरी तरफ बर्फीले कांटों का जंगल बन चुका था। दोनों के बीच एक ऐतिहासिक टक्कर होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ म्यूटेंट साए और कबीले की रूहें आपस में भिड़ चुके थे। मिस्ट वेयरवुल्फ उस भीमकाय हाथी की रूह से टकरा रहा था और वो कैंगरू उस बब्बर शेर के साए से। उनकी दहाड़ें इतनी तेज थीं कि कान के पर्दे फट जाएं। मैदान के बीचों बीच बारबेरियन किंग अकेले ही छोटे म्यूटेंट जानवरों का कत्लेआम कर रहा था। उसका वो कीलों वाला गदा ऐसी लड़ाइयों में कहर बरपा रहा था। एक ही झटके में वो कई कई जानवरों को मौत की नींद सुला रहा था। वो पागलपन में हंस रहा था। मुझे कोई नहीं रोक सकता। आओ और भेजो अपने इन धुंध के राक्षसों को। थोड़ी देर इस तबाही का आनंद लेने के बाद राजा ने अपनी नजरें ऊपर की तरफ घुमाई। उसने आव न देखा न ताव और मास्टर की जड़ों पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसे लगा कि अब वो सीधा जड़ पर वार करके इस खेल को खत्म कर देगा। बारबेरियन किंग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और सीधा एंशिएंट ट्री के दिल की तरफ छलांग लगाई। वो लालच में अंधा होकर चिल्लाया, तुम्हारा वजूद ही एक खजाना है, अब तुम मेरे कबीले की जागीर बनोगे। लेकिन भाई, जैसे जैसे वो करीब बढ़ता, मास्टर का कोर उतना ही दूर होता जाता, मानो वो किसी ट्रेडमिल पर दौड़ रहा हो। उसे खबर तक नहीं थी कि मास्टर का तना ट्रंक अपनी जगह बदल सकता है। अचानक बिजली की रफ्तार से मास्टर की नुकीली पत्तियां उसकी तरफ बढ़ीं, पर राजा ने अपने गधे से उन्हें हवा में ही चकनाचूर कर दिया। तभी उसके सामने मास्टर की जड़ों का ऐसा जाल खड़ा हुआ जिससे निकलने वाली ताकत ऑरा इतनी भारी थी कि राजा को मजबूरन अपने कदम रोकने पड़े। उन जड़ों के बीच से लकड़ी की कड़कड़ाहट के साथ एक चेहरा उभरने लगा। राजा ने अपना स्टैंड बदला और बड़े उत्साह से बोला, कमाल है, तुम्हारे जैसे ताकतवर वजूद से मिलना वाकई रोमांचक है। क्या तुम मुझे कोई उपदेश देने आए हो? मास्टर ने शांत लहजे में जवाब दिया, इस रूप में बात करना जरा ज्यादा आसान, कन्वीनियंट है। और फिर देखते ही देखते वो जड़ें एक विशालकाय चेहरे में बदल गईं, जो आसमान से उस नन्हे से राजा को घूर रहा था। मास्टर ने पूछा, या फिर तुम्हें मेरा ये रूप पसंद नहीं आया? इतनी जबरदस्त रूहानी ताकत के बावजूद राजा की हेकड़ी कम नहीं हुई। उसने फिर से वही जिद दोहराई, तुम मेरे कबीले की रूह, स्पिरिट बन जाओ। मास्टर खामोश रहे, सिर्फ जड़ों के आपस में रगड़ने की डरावनी आवाजें आती रहीं। अचानक राजा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे एक ऐसा डर यानी प्राइमल फियर महसूस हुआ जिसे दुनिया का सबसे बहादुर योद्धा भी सह ना पाए। एक लंबे सन्नाटे के बाद मास्टर धीरे से बोले, शायद हमारे बीच साथ रहना मुमकिन होता, पर आखिरकार बात हमेशा ताकत और जोर जबरदस्ती पर ही आकर रुकती है। मास्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ी और आगे कहा, शुरुआत में मुझे लगता था कि शायद मैं बहुत क्रूर हूं, जो एक के बाद एक इतनी जंगें लड़ रहा हूं, पर तुम सब तो मुझे सिर्फ कच्चा चबा जाना चाहते हो। मास्टर ने ठंडी आह भरते हुए सोचा, अगर मैंने ये जंगें ना लड़ी होती तो आज मैं जिंदा ना होता। राजा ने भी चोट करते हुए कहा, तुम्हारा वजूद ही एक ऐसा लालच है जिसे कोई जीव नहीं छोड़ सकता। आज ये जानवर तुम्हारे साथ हैं, पर जिस दिन तुम कमजोर पड़े, इनमें से एक भी तुम्हारे साथ नहीं रुकेगा। मास्टर के चेहरे पर एक उदास मुस्कान आई। उन्हें एहसास हुआ कि वे भी उस डार्क किंग की तरह बस एक शिकारी यानी स्लेयर हैं जो अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जैप! अचानक अंधेरे को चीरता हुआ एक काला भाला सीधा राजा के सीने के पार हो गया। रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। पल भर में उसका गला खून से भर गया और वो घुटनों के बल गिर पड़ा। राजा की सांसें थम गईं और वो वहीं ढेर हो गया। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। मरे हुए राजा का शरीर अचानक फिर से खड़ा हो गया। उसके जिस्म से एक गहरा लाल यानी क्रिम्सन ऑरा फूट रहा था। मास्टर को जरा भी हैरानी नहीं हुई। वे जानते थे कि इस योद्धा के पास कोई ना कोई आखिरी चाल जरूर होगी।
मौत के मुंह में पहुंचकर राजा ने अपना एंशिएंट ब्लड लाइन यानी प्राचीन वंश की शक्ति जगा लिया था। मास्टर किसी खिलौने को देख रहे बच्चे की तरह उत्साहित होकर बोले, चलो थोड़ी देर और खेलते हैं। दोनों के बीच दोबारा टक्कर हुई और मास्टर के तने पर एक जबरदस्त धमाका हुआ। ऊपर आसमान एकदम साफ था, जहां अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे। हमारी धरती उस विशाल कायनात में महज एक छोटे से जर्रे जैसी लग रही थी। तभी अंतरिक्ष की गहराइयों में एक खून जैसी लाल आंख उभरी, जो सीधे धरती को घूर रही थी। उस आंख से एक भारी आवाज गूंजी, हमारा भगोड़ा गायब हो गया है। इस छोटे से ग्रह के म्यूटेंट जानवरों ने उसे हरा दिया। जैसे ही वो आंख पूरी तरह खुली, उसका आकार इतना विशाल था कि उसके सामने पूरा सोलर सिस्टम भी बौना लगने लगे। अब असली खतरा बादलों के पीछे नहीं, बल्कि सितारों के पार से आ रहा था। बारबेरियन किंग पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ा। उसने अपना मेस सीधे एंशिएंट ट्री पर दे मारा, जिससे एक बहुत बड़ी विनाशकारी शॉक वेव पैदा हुई। लेकिन इस बार मास्टर का शरीर पूरी तरह इम्पर्वियस लग रहा था। वो पहले की तरह टुकड़ों में नहीं टूटा। इस बात पर ज्यादा वक्त जाया किए बिना बारबेरियन किंग ने एक पल में दूरी कम की और एक जबरदस्त लेफ्ट हुक जड़ा। एंशिएंट ट्री ने अपने दाएं हाथ से उस वार को ब्लॉक किया। बारबेरियन किंग का वो मुक्का एक चमकती हुई लाल स्पिरिचुअल एनर्जी में लिपटा था और इसमें कोई शक नहीं था कि वो मुक्का बेहद पावरफुल था। लेकिन जैसे ही वो मास्टर के शरीर से टकराया, वहां से सिर्फ स्पार्क्स निकली, जैसे किसी ने लोहे के एक भारी ब्लॉक पर वार किया हो। एंशिएंट ट्री ने मन ही मन सोचा, ये इंसान वाकई असाधारण रूप से स्ट्रांग है। शायद ये अब तक का सबसे ताकतवर इंसान था जिससे मास्टर का कभी सामना हुआ था। बारबेरियन किंग ने अपना रिलेंटलेस असॉल्ट जारी रखा। वो अपने स्पाइक्ड मेस, मुक्कों और पैरों का इस्तेमाल करते हुए पूरी फोर्स के साथ एक के बाद एक वार करता रहा, ब्लो आफ्टर ब्लो। उसका लड़ने का स्टाइल एकदम प्राइमल था, जो मार्शल आर्ट्स के सबसे शुद्ध सार यानी एसेंस को बयां कर रहा था। दुश्मन की इस स्ट्रेंथ को स्वीकार करने के बावजूद एंशिएंट ट्री की मजबूत रूट्स ने बिना किसी मेहनत के अपना डिफेंस बनाए रखा। बारबेरियन किंग अपने हमलों के जुनून में इतना डूब गया कि आखिरकार उसने एक ओपनिंग छोड़ ही दी। एंशिएंट ट्री ने तुरंत उस मौके को झपटा। उसने एक रूट सीधे राजा के पेट में दे मारी, जिससे वो किसी कैनन बॉल की तरह उड़ता हुआ गया और मास्टर के दूसरी तरफ जा गिरा। लेकिन बारबेरियन किंग ने बड़ी फुर्ती से अपने पैरों पर दोबारा पकड़ बनाई और अपने बड़े से मेस को फिर से मजबूती से थाम लिया। वो एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ झपटा। इस बार उसने अपनी अनोखी स्पिरिचुअल एनर्जी को समेटा, जिससे रोशनी का एक पीला गुलाबी स्तंभ यानी पेल पिंक पिलर ऑफ लाइट पैदा हुआ और उसने उसे सीधे एंशिएंट ट्री की तरफ दाग दिया। इस मूव को क्रिटिकल स्ट्राइक कहा जाता था, जिसने मास्टर को अपने दोनों हाथों को एक्स की शक्ल में जोड़कर बचाव करने के लिए मजबूर कर दिया। उस हमले ने मास्टर के हाथों पर एक गहरा जख्म छोड़ दिया और यहां तक कि पीछे की छाल तक छिल गई। एक रेंज्ड अटैक के लिए यह वाकई एक हैरान कर देने वाला कारनामा था। एंशिएंट ट्री दंग रह गया कि बारबेरियन किंग अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके हवा के इतने शक्तिशाली झोंके पैदा कर सकता है। इसी बीच बारबेरियन किंग चिल्लाया, अभी यह खत्म नहीं हुआ है। वो लगातार एक के बाद एक वैसे ही हमले करता रहा। उसका इरादा मास्टर के शरीर से उनकी छाल को पूरी तरह छील देने का था। लेकिन सबको हैरान करते हुए एंशिएंट ट्री ने अब उन क्रिटिकल स्ट्राइक्स को ना तो चकमा दिया और ना ही ब्लॉक किया। मास्टर ने अपनी बाहें पूरी तरह फैला दी ताकि वो उन हमलों को सीधे अपने शरीर पर ले सकें। आसपास की हवा बारबेरियन किंग के उन प्रहारों की ताकत से झुलस रही थी, जिससे चारों तरफ एक चमकता हुआ दहकता मंजर पैदा हो गया। एंशिएंट ट्री ने मन ही मन सोचा, इतने मामूली डैमेज के लिए अब बचने या बचाव करने की कोशिश करना बेकार है। मास्टर का ये घमंड देखकर बारबेरियन किंग गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। इससे पहले कि वो मास्टर को कोस भी पाता, एंशिएंट ट्री ने एक ऐसा मुक्का जड़ा जो किसी पहाड़ के परखच्चे उड़ाने के लिए काफी था। बारबेरियन किंग ने मरते गिरते अपना बचाव करने के लिए हाथ उठाए, पर उसका शरीर पीछे की तरफ फेंक दिया गया। वो टक्कर वाकई खौफनाक थी, जिसने बारबेरियन किंग को खून की उल्टियां करने पर मजबूर कर दिया। वो तड़पकर खून थूका पर हार नहीं मानी। उसने तेजी से एंशिएंट ट्री का हाथ पकड़ लिया, जबकि उसके दूसरे हाथ ने उस स्पाइक्ड मेस को समन किया, जो अब एक विशाल मुंह वाले खौफनाक मॉन्स्ट्रस बीस्ट में बदल चुका था। वो गदा नीचे की तरफ बढ़ा, जिसका मकसद एंशिएंट ट्री को जिंदा निगल जाना था। हालांकि अपने हाथ के महज एक तेज फ्लिक के साथ एंशिएंट ट्री ने उस कभी घमंडी रहे मेस के परखच्चे उड़ा दिए और इसके तुरंत बाद एक माइटी किक जड़ी। उस किक ने बारबेरियन किंग को कई 100 मीटर दूर फेंक दिया।
एंशिएंट ट्री को पुरानी यादें आने लगीं क्योंकि एक लंबा अरसा बीत चुका था जब उसने इन कॉम्बैट स्किल्स का इस्तेमाल किया था। उसने अपनी मुट्ठी कसी। मास्टर को महसूस हो रहा था कि उनके अंग अब उतने निम्बल नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे। उधर बारबेरियन किंग खड़े होने की जद्दोजहद कर रहा था। वो सांसों के लिए तड़प रहा था। हालांकि उसके कबीले में दर्द और डर के रिसेप्टर्स लगभग ना के बराबर थे, इसलिए वो भागने वाला नहीं था। एंशिएंट ट्री ने बड़ी शांति से कहा, तुम्हें हमारे बीच के फर्क को समझ लेना चाहिए। तुम आखिर क्यों इस फ्यूटाइल एफर्ट पर अड़े हुए हो? लेकिन बारबेरियन किंग का अपना तरीका बदलने का कोई इरादा नहीं था। वो अपने मेस के उस टूटे हुए हैंडल को पकड़े शान से खड़ा हो गया और कुछ गहरी सांसें लेने के बाद ऐलान किया, तुम्हारे जैसे पावरफुल वजूद से लड़ना मेरे लिए सम्मान की बात है। अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई मलाल नहीं होगा। ये साफ था कि ये शब्द एकदम सच्चे थे, जो एक शुद्ध मार्शल स्पिरिट को दर्शा रहे थे। एंशिएंट ट्री को यह सुनकर उसकी तारीफ करनी पड़ी। आज से पहले कभी किसी ने एंशिएंट ट्री से बिना पीछे हटे मुकाबला नहीं किया था। कम से कम उन लोगों ने तो बिल्कुल नहीं किया जो इस टक्कर के बाद जिंदा बचे थे। ज्यादातर तो पास आने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते थे। एंशिएंट ट्री ने घोषणा की कि वो बारबेरियन किंग को हाई रिगार्ड यानी ऊंचे सम्मान में रखता है। इसलिए मास्टर ने फैसला किया कि वे इस लड़ाई को और लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि इससे वाकई बारबेरियन किंग की मौत हो सकती थी। इसके बजाय वे उसे अपनी ट्रू पावर दिखाएंगे। अचानक उनके आसपास का स्पेस थरथराने लगा, जिससे बारबेरियन किंग ना चाहते हुए भी अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा विजिलेंट यानी सतर्क हो गया। तभी एंशिएंट ट्री ने अपना रूप बदला और हरे बालों वाले एक वेयरवुल्फ लाइक फॉर्म में तब्दील हो गया। तुरंत ही एक इमेंस स्पिरिचुअल एनर्जी का विस्फोट हुआ, जिसने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया और हर एक चीज को थरथराने पर मजबूर कर दिया। एंशिएंट ट्री ने एक टेरिफाइंग रोर यानी खौफनाक दहाड़ मारी, जिससे हवा में ऐसी शॉक वेव्स पैदा हुई जिन्होंने हर दिशा में तूफानी हवाएं खड़ी कर दी। एक पल के भीतर रूट्स ने बारबेरियन किंग को इतनी मजबूती से जकड़ लिया कि वो पूरी तरह इमोबाइल बेबस हो गया। वो भागने के बारे में सोच तक नहीं सकता था। अब वो बस अपनी पूरी ताकत अपनी खाल को सख्त यानी फोर्टिफाइंग करने में लगा रहा था, ताकि उस कुचलने वाली फोर्स को सह सके, वरना वो वहीं टुकड़े टुकड़े हो जाता। अब जाकर बारबेरियन किंग को समझ में आया कि समंदर जैसी लिमिटलेस स्पिरिचुअल एनर्जी का असल मतलब क्या होता है। यही इस म्यूटेंट पेड़ की ट्रू पावर थी। लानत है, तो ये पेड़ अब तक सिर्फ मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा था। एंशिएंट ट्री ने अपनी पकड़ में फंसे उस नन्हे से जीव को नीचे देखा, जिसका चेहरा अब खौफ से पीला पड़ रहा था, और कहा, अब समझे मेरी नजरों में तुम क्या हो? फिर मास्टर ने उसे चुप रहने को कहा, क्योंकि एंशिएंट ट्री अब युद्ध के मैदान की सफाई करने में मसरूफ होने वाला था। जाहिर है बारबेरियन किंग अपनी इस हालत में कोई जवाब नहीं दे सका, क्योंकि वो उन कुचलने वाली रूट्स के खिलाफ तड़प रहा था। एंशिएंट ट्री की बाकी बची हुई रूट्स बिजली की रफ्तार से बाहर निकलीं और उस विशाल युद्ध क्षेत्र में फैल गईं। अफ्रीका के म्यूटेटेड बीस्ट्स एक एक करके अचानक हवा में उठा लिए गए। ये सवाल मत करना कि मास्टर के पास इतनी सारी रूट्स कहां से आईं। ये सब उनकी मैक्स लेवल रूट मैनिपुलेशन एबिलिटी का कमाल था। एक अकेली रूट सैकड़ों म्यूटेटेड बीस्ट्स को कैद कर सकती थी। पूरा का पूरा बैटलफील्ड अब उन जानवरों की बेबस चीखों और जड़ों की क्रीकिंग या कड़कड़ाहट से भर गया था। पूरा का पूरा बैटलफील्ड अब उन जानवरों की बेबस चीखों और जड़ों की क्रीकिंग यानी कड़कड़ाहट से भर गया था। लेकिन कुछ ही देर बाद वहां पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। यूरोप के सेंट्रल कैथीड्रल में बैठे पादरी यानी मॉन्क्स खौफ के मारे अपनी स्क्रीन्स को घूर रहे थे। आर्क बिशप ने हैरानी से सोचा, क्या ये वाकई वही म्यूटेंट पेड़ हो सकता है? क्या कोई महज कुछ ही दिनों में ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका तक का सफर तय कर सकता है? ये पूरी तरह इलॉजिकल लग रहा था। आर्क बिशप की आंखों में साफ खौफ झलक रहा था, लेकिन वो समझ चुका था कि अगर इस वजूद ने डार्क किंग को हराया है तो फिर इस लेवल की पावर नामुमकिन नहीं थी। ये बस बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग थी। इसी बीच 10 नेशंस अलायंस में द सेंट पसीने पसीने हो रहा था। वो इतनी दूर खड़ा होकर भी एंशिएंट ट्री की उस पावर को महसूस कर पा रहा था। जिस पल एंशिएंट ट्री ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को आजाद किया, उसे एहसास हुआ कि भले ही वो जानता था कि म्यूटेंट पेड़ स्ट्रांग है, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना टेरिफाइंग होगा। वो विशालकाय एंशिएंट ट्री चांदनी रात के नीचे खड़ा था, जबकि बारबेरियन किंग उसकी मजबूत पकड़ में पूरी तरह कैद था। कुछ ही मिनटों बाद अफ्रीका के हजारों म्यूटेटेड बीस्ट्स बिना एक आवाज किए घुटनों के बल आ गए।
चीजी को एहसास हुआ कि उस इलाके की हर एक चीज ने उसके मास्टर की उस ओवरवेलमिंग माइट के सामने घुटने टेक दिए हैं। शायद जिस पल एंशिएंट ट्री ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ी थी, वो उन सबकी जिंदगी का सबसे टेरिफाइंग अनुभव था। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। यहां तक कि चीजी को भी महसूस हो रहा था कि उसका मास्टर दिन ब दिन और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा है। एंशिएंट ट्री ने बारबेरियन किंग से पूछा, क्या तुम अब भी मुझे चुनौती देना चाहते हो? लानत है। बारबेरियन किंग अब भी अपने दांत पीस रहा था और उसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं। एंशिएंट ट्री ने एक पिता की तरह जो अपने गुमराह बेटे को सलाह देता है, उससे कहा कि वो इस फ्यूडल स्ट्रगल, बेकार के संघर्ष को जारी ना रखे, क्योंकि ये उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं था। बारबेरियन किंग उस एंशिएंट ट्री की जड़ों में इतनी मजबूती से जकड़ा हुआ था कि वो एक मांसपेशी तक नहीं हिला पा रहा था। वो ना तो कुछ बोला, ना ही उसके मुंह से कोई कराह या गुर्राहट निकली। वो ऐसा लग रहा था मानो मर चुका हो। एंशिएंट ट्री ने एक ठंडी आह भरी। क्या इसने पहले ही अपनी जीने की इच्छा खो दी है? ये साफ था कि पावर के इस बेहिसाब फासले को देखकर बारबेरियन किंग ने अपनी लड़ने की इच्छा, विल टू फाइट, छोड़ दी थी। उसके लिए अपने दुश्मन को ना हरा पाना मौत से कम नहीं था। एंशिएंट ट्री जानता था कि अब मनोरंजन खत्म हो चुका है। उसने सोचा, क्या मुझे इसे अभी मार देना चाहिए? लेकिन उसे मारने से बहुत ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स नहीं मिलने वाले थे, और इसका मतलब एक काम के प्यादे को खोना भी था। इसलिए एंशिएंट ट्री ने फैसला किया कि वो उसे ठीक होने के लिए लाइफ स्पेस में डाल देगा। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही एंशिएंट ट्री ने लाइफ स्पेस को खोला, अचानक थंडर स्पेस भी अपने आप खुल गया। मास्टर एकदम चौंक गए। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? उन्हें समझ नहीं आया कि यह खुद ब खुद कैसे हुआ। इसी बीच गोल्डन मंकीज की टीम युद्ध के मैदान पर नजर रख रही थी। उस इलाके के जितने भी म्यूटेटेड बीस्ट्स थे, वो मास्टर के प्रेशर के नीचे घुटने टेक कर बैठे थे। लेकिन तभी अचानक उनके पीछे एक खौफनाक मुंह दिखाई दिया, जो धीरे धीरे खुल रहा था। वो उसी इलाके का एक म्यूटेंट बियर लग रहा था, जो चुपके से गोल्डन मंकीज पर हमला करने की फिराक में था। पीछे से आती उस मौत की आहट को महसूस करते हुए गोल्डन मंकी की आंखें गुस्से से चमक उठीं। उसने महज एक ही मूव में अपने स्टाफ से 2 बार प्रहार किया, इतनी तेजी से कि नंगी आंखों से उसे देख पाना नामुमकिन था। अगले ही पल उस बैर का शरीर चिथड़े चिथड़े होकर हवा में उड़ गया और बीच में सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा बचा रह गया। ठीक उसी समय थंडर स्पेस से एक खुर बाहर निकला, जिससे एक डोमिनेटिंग ऑरा फूट रहा था। यह पता चला कि उस म्यूटेंट वाइल्ड बुल ने अपनी एवोल्यूशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 4 वजूद के रूप में खड़ा था। उसका इनेट टैलेंट, क्रेसेंट मून हॉर्न, अब उसके अर्धचंद्राकार सींग को एक असली हथियार बना चुका था। उसकी स्पेशल एबिलिटीज में शामिल था ग्रेविटी डोमेन, जिससे वो बैल एक खास इलाके के भीतर ग्रेविटी को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता था, उसे 100 गुना बढ़ाने से लेकर 0 ग्रेविटी करने तक। अगली शक्ति थी बीस्ट्स बॉडी, जिसने उसके असली रूप को बहाल कर दिया था, जिससे उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड में बेहिसाब इजाफा हुआ। और सबसे खौफनाक था एब्सोल्यूट ब्लैक होल, जो एक ऐसा ब्लैक होल बना सकता था जो सभी हमलों को सोख ले। उस म्यूटेंट वाइल्ड बुल का हुलिया अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके फीचर्स अब और भी ज्यादा मस्कुलर और इम्पोजिंग हो गए थे। सबसे गौर करने वाली बात यह थी कि अब उसके सिर पर 4 चमकते हुए सींग थे। वो अब पहले जैसा नहीं रहा था, वो अब किसी डीमन किंग की तरह लग रहा था। उसे थंडर स्पेस में फेंकना एक समझदारी भरा फैसला था, क्योंकि बिजली और ग्रेविटी का आपस में गहरा रिश्ता है, जिसने उस बैल के ग्रेविटी एट्रीब्यूट्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। हालांकि अपनी ताकत दिखाने के लिए दहाड़ने के बजाय वो म्यूटेंट वाइल्ड बुल पानी की तरह शांत बना रहा, जो उसकी मैच्योरिटी को दिखा रहा था। एक शांत योद्धा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। क्या ये नया डीमन किंग अब एंशिएंट ट्री का सबसे वफादार सेनापति बनेगा? वक्त के साथ उसकी समझदारी और कंपोजर काफी बढ़ चुका था। उसकी आंखें तेजी से चमकी जैसे ही उसने पूरे युद्ध क्षेत्र को मुआयना किया, और उसे एहसास हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी जंग मिस कर दी है। एंशिएंट ट्री ने अपने साथी का बारीकी से मुआयना किया और नोट किया कि इसका विकास बिल्कुल उम्मीदों के मुताबिक हुआ है, जिसमें इसकी इनेट टैलेंट और एवोल्यूशनरी प्रोग्रेस में कोई देरी नहीं हुई। वो म्यूटेंट वाइल्ड बुल सीधा चलकर एंशिएंट ट्री की जड़ों के पास आया और तुरंत घुटनों के बल बैठकर अपनी सबमिशन यानी वफादारी जाहिर की। मास्टर ने उसे याद दिलाया कि वो आने में लेट हो गया है और जंग पहले ही खत्म हो चुकी है।
लेकिन फोर्थ ऑर्डर में ब्रेक थ्रू करने की लंबी प्रक्रिया को देखते हुए ये उसकी गलती नहीं थी। एंशिएंट ट्री ने उस म्यूटेंट वाइल्ड बुल के स्टैट्स का रिव्यू करना जारी रखा और देखा कि अब ये बैल वाकई बहुत पावरफुल हो चुका था। इसकी क्लोज कॉम्बैट एबिलिटी इसके क्रेसेंट मून हॉर्न की ताकत से काफ़ी बढ़ गई थी और इसके ग्रेविटी कंट्रोल ने नए स्किल्स हासिल कर लिए थे, जिससे अब ये और भी सटीक तरीके से हेरफेर यानी मैनिपुलेशन कर सकता था। तभी 9 टेल्ड फॉक्स की तरफ मुड़ते हुए एंशिएंट ट्री ने हुक्म दिया कि उन सभी म्यूटेटेड बीस्ट्स को इकट्ठा किया जाए जिन्होंने सरेंडर कर दिया है और उन्हें लाइफ स्पेस और अर्थ स्पेस में ले जाया जाए। इसके साथ ही अब सब कुछ सुलझा हुआ यानी सेटल्स लग रहा था। एंशिएंट ट्री ने अपना पोस्चर बदला और अपना सिर हल्का सा आसमान की तरफ झुकाकर ऊपर चमकते हुए चांद को निहारने लगा। वो चांद पर मौजूद उस डिवाइन ट्री के बारे में सोच रहा था। अपनी जिज्ञासा को काबू न कर पाने की वजह से एंशिएंट ट्री ने अपने विजन का इस्तेमाल किया और चांद को जूम करके देखा। जल्द ही उस डिवाइन लॉरेल ट्री की छली सामने आई जो किसी क्रिसमस ट्री की तरह जगमगा रहा था। चांद की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख लेने के बाद वो पेड़ भी ट्रांसेंडेंट फोर्थ ऑर्डर तक पहुंच चुका था। वाकई उसने बहुत तेजी से एडवांस किया था और एंशिएंट ट्री को इसकी वजह समझ में आ गई थी। बहुत अच्छे, ऐसे अनोखे वातावरण में उस पेड़ से यही उम्मीद थी। अगर वो और आगे नहीं बढ़ता तो वाकई उसे कचरा माना जाता। उसी समय एक गोल्डन एंट अचानक उड़कर एंशिएंट ट्री के पास आई और पुकारा, मास्टर। मास्टर ने पूछा कि क्या बात है। गोल्डन एंट ने जंग की रिपोर्ट देते हुए बताया कि उन्हें अपनी मैन पावर में 10% का नुकसान उठाना पड़ा है और कई कमांडर्स घायल हो गए हैं। वाकई ये एक बड़ा नुकसान था जो शायद अपरिहार्य था, क्योंकि इस बार मिस्टी माउंटेन का मुकाबला इस महाद्वीप के सभी पावरफुल वजूदों से था। हालांकि गोल्डन एंट ने तुरंत बात जोड़ते हुए कहा कि उन्होंने 8 फोर्थ ऑर्डर एक्सपर्ट्स को पकड़ लिया है जो फिलहाल बर्फ में कैद हैं, जिनमें बारबेरियन ट्राइब के कुछ इंसान भी शामिल हैं। ये सुनकर एंशिएंट ट्री ने दोबारा गिनती करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ी और धीरे से बोले, 8 कहा तुमने? ऐसा नहीं था कि मास्टर को गोल्डन एंट की रिपोर्ट पर शक था, बल्कि मास्टर को लगा कि उनके अधीनस्थों ने शायद एक और छिपे हुए वजूद पर गौर नहीं किया है। यानी अचानक एक चमकदार हरी टहनी बिजली की रफ्तार से बाहर निकली और एक हाथ में तब्दील होकर सीधे एक दूर मौजूद चट्टान की तरफ बढ़ी। वहां छिपा हुआ एक सांप जैसा जीव बुरी तरह चौंक गया, लेकिन जब एंशिएंट ट्री किसी सांप को पकड़ता है तो कोई भी सांप बचकर नहीं भाग सकता। पलक झपकते ही उस बदकिस्मत सांप को हवा में उठा लिया गया। वो ब्लैक स्नेक ये महसूस करते हुए कि वो पकड़ा जा चुका है, जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगा, ये मिन्नतें करते हुए कि मैं तो बस देख रहा था। वो सांप मौत की भीख मांगने लगा और यहां तक कि उसके आंसू भी निकल आए। वो दिखने में बहुत ही डरपोक सा म्यूटेंट टंग स्नेक था, जिसकी रैंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर 4 थी। उसका इनेट टैलेंट था वेनमस फैंग्स, जहरीले दांत, ऐसा घातक जहर जिसे उससे ऊंचे टियर के जानवर भी आसानी से नहीं झेल सकते थे। उसकी स्पेशल एबिलिटीज में शामिल था वेनम एब्जॉर्प्शन, जिससे वो जहर सोख कर बढ़ सकता था। स्काई स्केल्स, ऐसे तराजू जो शून्य के समान थे, जो उसकी स्पीड बढ़ाते थे और उसकी मौजूदगी को पूरी तरह छिपा देते थे। और डेथली पॉइजन मिस्ट, जो एक ऐसा जहरीला कोहरा उगल सकता था जो हर चीज को घुला देने की काबिलियत रखता था। एंशिएंट ट्री तुरंत इसकी स्काई स्केल्स वाली काबिलियत से इंट्रीग्ड यानी उत्सुक हुआ। ये एक एडवांस्ड स्टेल्थ स्किल थी जो महान लेजेंडरी स्तर की क्षमताओं के बराबर थी। अगर इसे एक असैसिन के रूप में ट्रेन किया जाए तो ये सांप बेहद खौफनाक बन सकता था, जो दुश्मनों को पता चले बिना ही उन्हें खत्म करने में सक्षम था, खासकर अपने घातक जहर के साथ। मास्टर को एहसास हुआ कि यही वजह थी कि गोल्डन एंट इसे ढूंढ नहीं पाया, यहां तक कि खुद मास्टर को भी इसे पकड़ने में थोड़ा वक्त लगा। एंशिएंट ट्री ने उस सांप को बकबक बंद करने का हुक्म दिया और कहा कि वो व्यस्त है और उससे बाद में बात करेंगे। उस सांप को लाइफ स्पेस में फेंक दिया गया, जहां वो डर के मारे मुंह फाड़े बैठा था। उसे लगा कि उसे अब मार दिया जाएगा। फिर मास्टर ने गोल्डन एंट को निर्देश दिया कि वो सबके आराम का इंतजाम करे और उनके जख्मों को भरने के लिए लाइफ एसेंस प्रदान करे। गोल्डन एंट ने तुरंत हुक्म का पालन किया। अब आया सबसे रोमांचक हिस्सा, एवोल्यूशन पॉइंट्स को अपग्रेड करना। हालिया जंग मास्टर के लिए बेहद फ्रूटफुल रही थी, जिससे उन्होंने एक बड़ी रकम कमाई थी। उनकी विलोली फ्लाइंग डैगर्स अभी सिर्फ लेवल 4 पर थीं। इतनी पावरफुल स्किल अपग्रेड की हकदार थी, लेकिन ये देखकर मास्टर थोड़े निराश यानी डिसमेड हुए कि इसके लिए पूरे 10 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च होंगे। लेकिन जब मास्टर ने याद किया कि कैसे बारबेरियन किंग ने महज एक वार से उन डैगर्स को चकनाचूर कर दिया था, तो एंशिएंट ट्री ने बिना किसी हिचकिचाहट के
यस बटन दबा दिया। एंशिएंट ट्री का पूरा शरीर कांप उठा और उसमें से एक दिव्य हरी चमक यानी ग्रीन ग्लो निकलने लगी। जैसे ही अपग्रेड पूरा हुआ, मास्टर अपनी नई क्षमताओं को टेस्ट करने के लिए बेताब थे। एंशिएंट ट्री ने तुरंत 2 फ्लाइंग डैगर्स छोड़े, जिन्होंने हवा में एक एक्स की शक्ल बनाई। वो एक्स तेजी से चमका और आगे बढ़ा, जिसने साफ कर दिया कि इस स्किल की फितरत अब पूरी तरह बदल चुकी थी। इसकी बनावट अब एक साधारण मजबूत हरी पत्ती से बदलकर लाइफ एट्रीब्यूट एनर्जी से भरे एक रूप में ढल चुकी थी। फिर भी ये इतना तीखा और धारदार था कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ा, आसपास के स्पेस में डिस्टेशन की स्काई सिटी में इंसानियत के सबसे बड़े एलीट्स की एक मीटिंग चल रही थी। फ्री फेडरेशन का प्रतिनिधित्व करते हुए वो शख्स एक ऊंचे पोडियम पर खड़ा हुआ और बड़ी बेबाकी से ऐलान किया कि इस बार हम इंसानी एलीट्स यहाँ मुख्य रूप से मानवता की भविष्य की दिशा पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जब से डार्कनेस को हराया गया है, अब हमारे पास 18 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर 4 इंसान मौजूद हैं। इसके अलावा हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि उन म्यूटेटेड बीस्ट से कैसे निपटा जाए जो अब हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। तभी दर्शकों के बीच बैठी एक सुनहरे बालों वाली सुंदरी खड़ी हुई, जिसकी आवाज बहती हुई धारा की तरह साफ थी। उसने कहा, अब तक अगर हम ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें, जहां इंसान जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहे हैं, और अफ्रीका को, जहां जंगली कबीले राज कर रहे हैं, तो अंटार्कटिका की स्थिति अभी भी साफ नहीं है। हालांकि बाकी महाद्वीप अभी भी इंसानों के कंट्रोल में है। ये इलिया थी, पश्चिमी यूरोपीय चर्च की सेंटेस और उस इलाके की रक्षा करने वाली सबसे मजबूत कॉम्बैट फोर्स। तभी फ्री फेडरेशन का येन, जो यूल की तरह ही मम्मी के लिबास में था, थोड़ा हंसा और टिप्पणी की, इलिया, तुम बहुत भोली हो, इंसानों पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रही हो। उसने कड़वे सच की तरफ इशारा करते हुए कहा, एशिया को देखो, वहां म्यूटेटेड बीस्ट ने इंसानों का इस कदर दमन किया है कि उनका दम घुटने लगा है। ये शब्द सुनते ही चाइना फेडरेशन के एलीट प्रतिनिधियों की आंखों में गुस्सा उतर आया। उनमें वो रफ लुक्ड वाला अंकल भी शामिल था, जिसकी भिड़ंत पहले एक एंशिएंट ट्री के दूध से हुई थी। हालांकि येन की बातें गलत नहीं थी, पर उसने उन्हें बिना किसी मर्यादा या लिहाज के सबके सामने कह दिया था। इतना ही नहीं, येन ने कोई सम्मान नहीं दिखाया। वो उकसाता हुआ हंसा और पूछने लगा, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? इंसानों का ये आपसी टकराव और उनकी 18 टियर 4 की ताकत, क्या ये मास्टर के सामने टिक पाएंगे? जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करो यार। वो जो लाल वाला बटन है ना, उसके साथ मारपीट करो या उस पर कीबोर्ड फेंक के मारो, मुझे नहीं पता, बस वो क्लिक हो जाना चाहिए। अगले चैप्टर में इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक फाइट होने वाली है, तो मिस मत करना। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। शुक्रिया दोस्तों। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. They understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, it's so cold outside.
break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember or insane now. I remember or insane now. Yeah, let's go. I don't wanna break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember or insane now. I remember or insane now. They understand, need help, I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone